नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन 5 डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस एंड एलआईसी प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज सैलरी बाय एम्प्लॉयर कंटेन्स जीएसटी। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय ने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है और एम्प्लॉयर की मदद से करवाया हुआ होगा। और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में से अमाउंट काट लेता है। मान लीजिए प्रीमियम है 100 रुपया, उस पर जीएसटी है 18 रुपया, तो 118 रुपया काट के इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर देता है। The amount along with GST is remitted to the concerned insurance company. Is this supply by employer? तो ये पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर क्या सप्लाई कर रहा है। तो हमें जो लगता है, वी थिंक एम्प्लॉयर इज एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, रूल 33, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और इसमें से जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है, इन द इंस्टेंट केस ग्रुप इंश्योरेंस एंड एलआईसी प्रीमियम are collected from employees by the employer who is not engaged in the business of providing insurance services. हम तो ये भी कह रहे हैं कि even if they are engaged in providing insurance services और किसी थर्ड इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, वैसा होता नहीं है, then also it is not a supply. The service of insurance is actually provided by the insurance company for which insurance company is charging GST. The employer is just paying the insurance premium amount to the insurance company and recovering premium amount from the employees as a pure agent. तो इसमें as a pure agent भी लिखना बहुत जरूरी था। Thus, it is clear that the employer is not in the business of providing insurance services. Therefore, activity of recovering of insurance premium cannot be treated as an activity done in the course of business or for furtherance of business. लेकिन मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले, ग्रुप इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, फिर भी एज पर रूल 32 सब रूल 4 रिस्क प्रीमियम इज टैक्सेबल सप्लाई, उसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इसके बाद अगर इम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो शेड्यूल 3 में नो सप्लाई में तो आता ही आता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करता तो माइट बी ट्रीटेड एज सप्लाई इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। इसी के कारण ये सवाल उठा है। कई सारे एडवांस रूलिंग आए जहां पर कैंटीन की फैसिलिटी है, जहां एम्प्लॉयर कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता और एम्प्लॉय के सैलरी में से वो मील का कुछ अमाउंट रिकवर करता। बहुत सारे एडवांस रूलिंग आए जहां पर उसको सप्लाई माना गया। तो कैन सेम बी अप्लाइड वेयर एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग कैंटीन सर्विस टू एम्प्लॉय। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई थर्ड पर्सन कैंटीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा और एम्प्लॉयर उसमें से कुछ पैसा काट के वो उस कैंटीन प्रोवाइडर को दे रहा है, क्या वो सप्लाई है? तो आप एडवांस रूलिंग जरूर से पढ़िएगा, बहुत सारे एडवांस रूलिंग आए। यस, बट इफ कैंटीन इज रन बाय एम्प्लॉयर देन इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो कैन सेम बी अप्लाइड? यस, इट शुड बी अप्लाइड, लेकिन ये सप्लाई तभी माना जाएगा इफ द एम्प्लॉयर इज रनिंग द कैंटीन। लेकिन जैसे कोई थर्ड पार्टी कैंटीन रन कर रहा है और उसमें एम्प्लॉयर इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए प्योर एजेंट और उसके सैलरी में से काट के उस कैंटीन प्रोवाइडर को दे रहा है, तब उसको सप्लाई नहीं मानना चाहिए। बट देयर आर सर्टन एडवांस रूलिंग विच गोज अगेंस्ट इट, तो आप जरूर से चेक कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। If a person gives his property on rent for commercial purpose and the property has purchased for investment, whether the same shall be considered as supply being in the course of business and hence taxable. Now basically ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है whether renting is a business। अगर मैं कोई रेंटिंग का काम करता हूं तो क्या वो बिजनेस है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कर रहा हूं या कमर्शियल प्रॉपर्टी का कर रहा हूं, क्या रेंटिंग बिजनेस है या नहीं है। तो as जो business is defined under section 2 subsection 17 clause F, which specifically includes renting services as type of business। और इन्होंने लेकिन इस clause F को कहीं लिखा नहीं है ना, कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट इन्होंने जो रीजनिंग दी है वो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सही है। दिस इज माई हम्बल सबमिशन। मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ उन्होंने लिखा क्या है। To decide whether a transaction is in the course of furtherance of business, we have to refer the definition of business। ठीक है, the definition of the business starts with the word it includes। While interpreting the words it includes, whatever is clearly mentioned as business shall be considered, and any activity similar in nature, even though not mentioned, will be covered by the word includes। The definition further covers any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activities। Now this जो line ये जो लिखते हैं, the definition of business specifically mentions
similar activities. Hence, it appears that intention of legislature is that any activity which generates revenue or income is business activity. और इनफैक्ट इन्होंने लिख भी दिया कि इवन इफ दैट एक्टिविटी इज नॉट जनरेटिंग एनी इनकम, नॉट जनरेटिंग एनी रेवेन्यू, और वेदर देर इज ए प्रॉफिट मोटिव और नॉट, इट इज ट्रीटेड एज बिजनेस. और अवर हम्बल सबमिशन इज कि रेंटिंग इज ए बिजनेस. क्लॉज एफ में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको एक बार दिखलाता हूं. क्लॉज एफ, बिजनेस इंक्लूड्स एफ, एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस. तो यहां पर आप टिकट लेके किसी का एडमिशन ले तो इट इज ए बिजनेस. यानी कि प्रीमाइसेस के अंदर आने के लिए कोई कंसिडरेशन लेंगे तो मुझे लगता है इसमें रेंटिंग एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, और कहीं इंक्लूड होगा नहीं. दूसरा ये कह रहे हैं, देखिए, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट. तो उससे प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो स्पेशली वो यहां कवर हो रहा है. अगर यहां नहीं हो रहा है फिर तो दिक्कत है. तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा. वी विल फर्दर डिस्कस कि क्या होना चाहिए. वापस आते हैं अब इसमें. तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इट इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड हेंस टैक्सेबल, यानी कि लेवाई है. लेकिन रेजिडेंशियल रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट भी किया गया है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट और एज ए करंट एसेट्स, इट विच ट्रीटेड एज सप्लाई. ये इनकम टैक्स तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड किया तो कैपिटल गेन में ले जाके टैक्स करेंगे, और करंट एसेट्स के रूप में होल्ड किया हुआ तो हम पीजीबीपी में ले जाएंगे. इससे कोई डिफरेंस, इससे कोई मतलब है ही नहीं. और ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है, ये बात लिखी भी होगी. Coming to the last question, whether it will make any difference by giving accounting treatment, giving different accounting treatment, since the activity is supply as per provisions of section 7, it will not make any difference whether the commercial premises is shown as business asset or investment in the books of accounts. Or now the second question is whether the same is taxable. There is no specific exemption to renting of commercial premises and hence same will be taxable. Residential premises for residential purpose exempt है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस फॉर कमर्शियल पर्पस टैक्सेबल हो जाएगा. तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके ओपिनियन पॉइंट्स को जरूर से मेंशन कीजिए, और हम लोग इस पीडीएफ को अपने वेबसाइट में अपलोड कर देंगे जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर फ्री. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.